नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्क्रोफोलोसो 2, स्क्रोफोलोसो 3 एंड स्क्रोफोलोसो 5, तीनों में 3 सिमिलैरिटीज़, कम से कम 3 सिमिलैरिटीज़ और तीनों में 3 डिफरेंसेस, है ना। तीनों में क्या समानताएं हैं, कम से कम 3, और तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, और कंपैरेटिव स्टडी एक बड़ा पार्ट है, बड़ा ज़रूरी पार्ट है, ज़रूरी हिस्सा है हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, मटेरिया मेडिका की स्टडी का, है ना। और पहले भी मैंने इसको करना चाहा, लोगों से ये मैंने सवाल पूछे, लेकिन लोगों को बड़ा अटपटा लगा, या मतलब इस पे बात करना अनकंफर्टेबल लगा। बट ये है तो हमारी पढ़ाई का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा, है ना। और कंपैरेटिव स्टडी कोई बहुत नई चीज़ नहीं है ना। कंपैरेटिव स्टडी आप होम्योपैथी में जाइए, जितना ज़रूरी उन लोगों के लिए है, होम्योपैथी के डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथी के स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिव स्टडी जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारी जो मेडिसिन्स है, हमारी जो 38 रेमेडीज़ है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही ज़रूरी है ना। और कंपैरेटिव स्टडी आप होम्योपैथी में जाइए, है ना, वो नक्स में, लाइको में वो कंपैरेटिव स्टडी करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि काम में एक सुपीरियरिटी आती है ना। कंपैरेटिव स्टडी जब तक वो नहीं करेगा, उसके काम में सुपीरियरिटी नहीं आएगी, उसके मेडिसिन के सिलेक्शन में सुपीरियरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। और होम्योपैथी का सिद्धांत है, उनकी जो फिलॉसफी है कि उसको सिंगल मेडिसिन देना है ना। अगर एक क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है तो वो तो एक बार में एक ही मेडिसिन उठा करके देगा ना पेशेंट को, है ना। और नक्स के और आपका जो लाइकोपोडियम है, अगर आप फिर ऐसे पढ़ते हैं मोटा मोटा, तो दोनों के जो उनके जो औषधि गुण हैं 50% से ज़्यादा बिल्कुल एक दूसरे जैसे मिलते हैं, है ना। लेकिन 50% कुछ तो ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से वो जुदा करती हैं एक दूसरे को, वो देखना होता है ना। अब एक पेशेंट आया, डाइजेशन ख़राब है उसका, है ना, लाइको भी काम अच्छा कर रहा है उसमें, डाइजेशन ख़राब में तो फिर नक्सोमिका के अपने कुछ, अब उसको तो बात ही नहीं कह सकते हम। नक्सोमिका तो सुपीरियर रेमेडी है, लेकिन कौन सा वाला पेशेंट नक्सोमिका का होगा, कौन सा वाला लाइको का होगा, इस बात को जानने के लिए कंपैरेटिव स्टडी ज़रूरी है। वो भी करते हैं, हमको भी करना पड़ता है, करना पड़ेगा, है ना, करना चाहिए। यही कंपैरेटिव स्टडी आपके जो बैच फ्लावर के जो प्रैक्टिशनर हैं, उसके जो थेरेपिस्ट हैं, वो भी करते हैं, है ना। जैसे बैच फ्लावर में एक मेडिसिन है वाइल्ड रोज़, है ना। बैच फ्लावर में एक रेमेडी है वाइल्ड रोज़। वाइल्ड रोज़ का पेशेंट क्या कहता है? अच्छा, वो होता कैसा है वाइल्ड रोज़ वाला? फुल ऑफ नेगेटिविटी, कोई होप नहीं, कोई खुशियों की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है उनके जीवन में, ठीक। एक और है ना, एक और मेडिसिन है गोर्स, बैच फ्लावर में, फुल ऑफ नेगेटिविटी, खुशियों की कोई जगह नहीं है। अच्छा, दोनों में एक ही कैरेक्टर है। गोर्स वाला क्या कहता है? हमसे ना हो पाएगा, मतलब कोई टास्क दो उसको, कहीं पढ़ने के लिए आप भेजना चाहो, कहीं नौकरी के लिए भेजना चाहो, बोले नहीं, हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं होगा, है ना। वाइल्ड रोज़ वाला क्या कहता है? हमसे ना होगा। अब सिमिलर हो गई ना, आप कौन सी आप दोगे, है ना, दोनों उठा करके दे दोगे तो तुक्का है ना। यहाँ पर क्या करना है हमको? कंपैरेटिव स्टडी, है ना। वाइल्ड रोज़ वाला भी क्या कह रहा है? देखो, फुल ऑफ नेगेटिविटी दोनों है, सर से लेके पाँव तक नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी भरी है दोनों में, गोर्स में भी और इसमें भी, ठीक है। वाइल्ड रोज़ में भी फुल ऑफ नेगेटिविटी, गोर्स वाला भी फुल नेगेटिविटी है ना। हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां, हर तरफ दुख ही दुख। लेकिन आपका जो गोर्स वाला है ना, ये क्या कहता है? हमसे ना हो पाएगा। वाइल्ड रोज़ वाला भी कहता है हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस का नहीं है। तो फ़र्क कैसे करेंगे कि ये पेशेंट वाइल्ड रोज़ वाला है कि गोर्स वाला है ना।
तब तो सही रेमेडी वो सिलेक्ट करेगा, वो जो बैच फ्लावर थेरेपिस्ट है, तब तो उसका फ़ायदा होगा, उस पेशेंट का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तुक्के में काम चलेगा, और तुक्का ज़्यादा देर तक नहीं चलता। तुक्का लक बाई चांस कभी कभी काम कर गया, वो भी लंबे समय तक काम नहीं करता। कई बार आप माइग्रेन में आप जैसे जेलसीमियम दे देते हैं, कुछ लोग रैंडमली जेलसीमियम दे दिया, कभी कभार काम कर जाता है। प्रॉपर अगर आपने केस टेकिंग किया है तो फिर आपको कुछ और मेडिसिन वहाँ पर। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है ना भाई। वाइल्ड रोज़ वाला भी क्या कहता है, हमसे ना हो पाएगा, सब फालतू है। गोर्स वाला भी कहता है सब फालतू है, हमसे नहीं होगा, हमको मत भेजो, हमको यहीं रहना। ये सब फालतू का बात, मुझे पढ़ने नहीं जाना है कहीं, ये पढ़ाई वढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। वाइल्ड रोज़ वाला भी वही कह रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है सरकमटेंसेस का, है ना। और यही चीज़ इलेक्ट्रोपैथी में हम पढ़ेंगे भाई। S1 S2 बहुत समान है, 50% सिमिलर हैं। S3 और S5 50%, बल्कि मैं कहूँगा 70% सिमिलर हैं S3 एंड S5। वो जो 30% का जो डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि वो सरकमटेंशियल मुझे पता है ना, तो मैं दे पाऊँगा, है ना। अब जो गोर्स वाला है उसका पंगा क्या है, वो फेल हो चुका है पहले। वो पढ़ने के लिए उसको 12वीं पढ़ने के 12वीं के बाद उनके पेरेंट्स ने उसको इंदौर भेज दिया IAS की कोचिंग या कुछ फॉरवर्ड उसको और पढ़ाई उसको करने के लिए जो है, या कोटा भेज दिया। तो हो सकता है उसने PSC का वो फाइट किया होगा, PSC का उसने अटैम्प्ट किया होगा, पढ़ाई ठीक से की नहीं था, सीधी बात, मेहनत उसने किया नहीं था, मौज मस्ती कर रहा था पूरे साल। एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में फेल हो गया। अगले साल पेरेंट ने बोला बेटा एक बार और चल पढ़ ले, कोई बात नहीं। फिर मौज मस्ती किया, फेल हो गया। अब 2 साल में क्या हुआ, लोग हंसने लगे, साला यार दिमाग है नहीं, बड़ा चला आया है यहाँ PSC का एग्ज़ाम क्रैक करने, है ना। तो वो फिर एक शर्मिंदगी होती है ना, चौतरफा। तो फिर नफ़रत होती है, यार सब फालतू है पढ़ाई वढ़ाई, ये सब PSC VSC का एग्ज़ाम फाइट करना और ये कोचिंग वोचिंग सब फालतू है। तो सब फालतू है, मतलब एक जो बड़ी विफलता के बाद पूरी दुनिया उसको फालतू दिखती है, और अपने बारे में क्या उसको लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा। वाइल्ड रोज़ वाला का पंगा क्या है, वो भी कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके साथ क्या है, उसके साथ सर्कमटेंसेस कैसे हैं, है ना। सपोज़ आप ऐसे समझिए इसको, एक व्यक्ति है, उसको ऐसी पत्नी मिली, उसकी पत्नी जो है थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, और बार बार जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसकी वाइफ पूरा उसका व्हाट्सएप चेक करती है, पूरी कॉल डिटेल चेक करती है, एक एक चीज़ पे शक, कपड़ों को देखती है, कहीं लेडीज़ परफ्यूम, है ना, एक एक चीज़ ऐसे देखती है। तुम इतने लेट कब आए, तुम तो ऑफिस से 10 बजे निकल गए थे, 10:30 तक आ जाना चाहिए था, तुम तो 11 बजे आ रहे हो, बीच में क्या कर रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा एक एक चीज़ में शक शक शक। तो ये जो बंदा है ना, ये जो वाइल्ड रोज़ वाला है, इसको या तो 2 थप्पड़ मार के ठीक कर दे अपनी पत्नी को, या तो समझा के कि भाई ये क्या है ना, या तो अपने पेरेंट्स को या उसके पेरेंट्स को बुलाकर, अपने बुज़ुर्गों को बुलाकर उसका सॉल्यूशन कर दे कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो ये नहीं करता, वो दारू पीने लगता है गम में कि मेरी पत्नी यार, मतलब उसको उसमें करेज नहीं है ना, कि अपनी पत्नी को समझा पाऊँ, या वो स्किल नहीं है उसके अंदर, साइकोलॉजिकली वो उतना प्रिपेयर नहीं है, उसको डील नहीं करना आ रहा है अपनी वाइफ को, है ना। और वाइल्ड रोज़ वाला पेशेंट इस सिचुएशन में क्यों फंसता है, क्योंकि वो दब्बू किस्म का रहा है अपने बचपन से लेके अपने बैचलर लाइफ में भी वो एकदम दब्बू सा, सीधा साधा, है ना। तो और वाइफ उसको थोड़ी तेज़ मिल गई है, तो वो उसको जो है उसके डोमिनेटिंग नेचर को वो, है ना, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, वो फिर एक शिकायत करता है कि यार सब फालतू है। दोस्तों के साथ जाता है बार में, खूब दारू पीता है, अपने गम भुलाता है। दोस्त पूछते हैं यार ये क्या है तुम्हारा घरेलू मामला। अरे यार क्या कहूँ यार, पत्नी इतनी बेवकूफ़ मिली ना, गांव की गंवार मिल गई है, समझती कुछ है नहीं, कुछ बोलने जाओ आपको हल्ला करती है, पूरा घर जो है सर पे ले लेती है। मैं परेशान हूँ भाई, क्या करूँ, किस्मत, ये सब ना मेरी किस्मत ख़राब थी असल में, मेरी कुंडली में वो था कुछ राहु, मेरे एक पंडित जी ने बोला था और वो बात सही निकली यार। ये सब मेरे नक्षत्र थे, मेरा
डेस्टिनी था, क्या कर लूँ अब, है ना। अब वाइफ को कैसे छोड़ दूँ यार, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। इस बात से ना वो छोड़ रहा है अपनी पत्नी को, ना उसको डरा रहा है, ना उसको समझा पा रहा है, मतलब वो जो करना है वो स्टेप नहीं ले पा रहा है। तो क्या करता है, निरस हो जाता है ना। तो फिर वो ज़बरदस्ती के वो उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता, ना ऑफिस में लगता, ना किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में, ना किसी भी अच्छी चीज़ों में उसका। तो ये है कि वहाँ पर आ गया वो, हमसे ना हो पाएगा। सरकमटेंसेस। अब चलते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर।